दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मर सकता है और उसकी मौत को बस एक हादसा कहकर फाइल बंद कर दी जाए? क्या होगा अगर किसी की मौत असल में हत्या हो, लेकिन पुलिस उसे दुर्घटना बताकर केस बंद कर दे? और क्या होगा अगर एक अखबार का साधारण सा बिक्री कर्मचारी, जिसका काम मृत्यु के विज्ञापन बेचना है, वही इंसान पुलिस से पहले सच ढूंढ ले और एक ऐसे हत्यारे के पीछे पड़ जाए जो खुद सबसे चालाक, सबसे ठंडे दिमाग का और सबसे खतरनाक इंसान है? यही है मृत्युंजय की कहानी, एक तेलुगु थ्रिलर जो आपको सांस रोक कर बैठे रखेगी। मृत्युंजय यानी जो मृत्यु को जीत ले। और इस फिल्म में एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मृत्यु के बीच काम करते हुए मृत्यु की सच्चाई को ढूंढ निकालता है। हैदराबाद शहर में स्वेच्छा नाम का एक अखबार है और उस अखबार में एक युवक काम करता है जिसका नाम है जय, जिसे प्यार से मृत्युंजय भी कहते हैं। जय का किरदार निभाया है श्री विष्णु ने। जय का काम है शोक विज्ञापन यानी ऑब्यूअरी एड्स लाना। मतलब जब कोई मर जाता है तो उनके परिवार वाले अखबार में उनकी मृत्यु की सूचना देते हैं और जय उसी विज्ञापन को बेचता है। जय हर रोज शोक संतप्त परिवारों से मिलता है, उनके दर्द के बीच अपना काम करता है, उनसे सहानुभूति जताता है और विज्ञापन पक्का करता है। ये काम जितना अजीब लगता है उतना ही जय इसमें माहिर है। लेकिन जय का असली सपना यह नहीं है। वो चाहता है अखबार के क्राइम ब्यूरो में जगह पाना, एक क्राइम रिपोर्टर बनना, सच उजागर करना। लेकिन उसके बॉस और उसके साथी उसे कमजोर और नाकाबिल मानते हैं और उसे वो मौका नहीं देते। जय के दोस्त भी एकदम खास हैं। एक मुर्दाघर में काम करता है और दूसरा कब्रिस्तान चलाता है। मौत उसके पूरे दायरे में है और शायद इसीलिए उसकी नजर दूसरों से अलग है। एक दिन जय एक शोक संतप्त परिवार से मिलता है जहां एक बैंक कर्मचारी विक्रांत की मौत हुई है। पुलिस ने इसे दुर्घटना घोषित कर दिया है, लेकिन जय की तेज नजर कुछ और देखती है। वो उस मौत में कुछ ऐसा देखता है जो उसे बेचैन करता है। फिर कुछ दिन बाद एक और मौत होती है, अच्युत शर्मा नाम के एक मध्यम वर्गीय आदमी की, जिनका किरदार बालादित्य ने निभाया है। यह मौत भी हादसा बताई जाती है, लेकिन जय इन दोनों मौतों में एक ऐसी समानता देखता है जो उसे अंदर तक हिला देती है। दोनों मौतें बहुत सफाई से हुई हैं। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गड़बड़ी का निशान नहीं। जैसे किसी ने पूरी तैयारी से, बेहद अभ्यास के बाद यह काम किया हो। जय को यकीन हो जाता है कि यह हत्याएं हैं और इन हत्याओं के पीछे एक ही हाथ है। इसी दौरान एसीपी सीता पात्रा को इन संदिग्ध मौतों की जांच सौंपी जाती है, जिनका किरदार रेबा मोनिका जॉन ने बेहतरीन तरीके से निभाया है। सीता एक काबिल, उच्च नैतिक मूल्यों वाली पुलिस अफसर हैं, जो ऊपर से दबाव होने के बावजूद इन मौतों को हत्या घोषित करने की हिम्मत रखती हैं। जब उनके सीनियर इसे दुर्घटना बोलकर बंद करना चाहते हैं तो सीता मना कर देती है। यही वो मोड़ है जहां जय और सीता के रास्ते मिलते हैं। एक ऐसा अखबारी बिक्री कर्मचारी जो सच ढूंढने पर तुला है और एक ऐसी पुलिस अफसर जो सिस्टम के खिलाफ जाकर न्याय की बात करती है। लेकिन कहानी का सबसे जरूरी मोड़ तब आता है जब जय एक छोटी बच्ची से मिलता है, एक 8 साल की अनाथ बच्ची जिसके पिता भी इन्हीं संदिग्ध हत्याओं के शिकार हुए हैं। उस बच्ची की आंखों में जय खुद को देखता है, एक ऐसा बचपन जो बिना जवाब के बड़ा हुआ, एक ऐसी तकलीफ जो यह नहीं जानती कि उसके अपने की मौत कैसे हुई। जय के मन में एक बात बैठ जाती है कि अपने किसी को खोना दर्दनाक होता है, लेकिन यह नहीं जानना कि वो कैसे गया, यह और भी ज्यादा दर्दनाक है। वो उस बच्ची से वादा करता है कि वो उसके पिता की असली कहानी सामने लाएगा। यह वादा जय की जिंदगी बदल देता है और उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां खतरा हर कदम पर है। अब फिल्म का सबसे रोमांचक और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, साधु की कहानी। साधु का किरदार निभाया है वीर आर्यन ने और यह किरदार इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। साधु एक सुपारी किलर है, एक ऐसा हत्यारा जो अपने काम में इतना माहिर है कि उसकी हत्याएं कभी हत्या नहीं दिखती। वो हर मौत को एक हादसे, एक गैस लीक, एक आत्महत्या या एक दुर्घटना की तरह दिखाता है। वो कभी शोर नहीं मचाता, कभी कोई निशान नहीं छोड़ता, कभी कोई सबूत नहीं देता।
साधु को हायर किया है उन लोगों ने जो एक बहुत बड़े बैंक घोटाले में शामिल हैं। इस घोटाले में करोड़ों रुपए का खेल है और जो लोग इस घोटाले को जानते हैं या जिनकी गवाही से यह घोटाला सामने आ सकता है, उन सभी को साधु खत्म कर रहा है। एक एक करके घोटाले के गवाहों और जानकारों को ऐसे मारा जा रहा है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि यह हत्या है। और पुलिस, जो पहले से ही थकी हुई है और ऊपर से बंद करने का दबाव है, आसानी से इन मौतों को हादसा बोलकर फाइल बंद कर देती है। साधु की सबसे चौंकाने वाली आदत यह है कि वो पहले किसी और मौत का पूर्वाभ्यास करता है और फिर असली हत्या करता है। मतलब वो एक जगह पहले अभ्यास करता है और फिर असली शिकार पर हाथ डालता है। ये बात जय को तब समझ आती है जब वो रेडियो पर परफेक्शन शब्द सुनता है और अचानक उसके दिमाग में एक बत्ती जल जाती है कि यह हत्यारा इतना सटीक इसलिए है क्योंकि वो पहले अभ्यास करता है। यह एक ऐसा पल है जो जय को सीधे साधु के करीब ले जाता है। जय को पता चलता है कि साधु एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है या वहां से ऑपरेट करता है। वो एक एक कमरा, एक एक मंजिल, एक एक इंसान पर नजर रखने लगता है। ये कैट एंड माउस का खेल अब एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाता है क्योंकि साधु भी बराबर का दिमागदार है। वो भी जानता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो भी अपने शिकारी का इंतजार करता है। यह दो बेहद चालाक दिमागों की लड़ाई है। एक तरफ एक अखबारी कर्मचारी जिसके पास कोई हथियार नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, बस अपनी तेज नजर और अपना जुनून है, और दूसरी तरफ एक ऐसा हत्यारा जिसके हाथ कभी कांपते नहीं, जिसका दिमाग हमेशा कई कदम आगे सोचता है और जो किसी को भी एक पल में खत्म कर सकता है। इस पूरे दौरान सीता और जय के बीच एक अजीब सा रिश्ता बनता है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन सीता अपने पुलिस के नियमों में बंधी है और जय उन नियमों को तोड़कर चलता है। जब जय उसे सबूत देता है, उसे कुछ बातें बताता है, तो सीता उसे इग्नोर करती है या देर से ध्यान देती है। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन जय का किरदार इतना मजबूत है कि दर्शक उसके साथ बंधे रहते हैं। फिल्म का दूसरा हिस्सा पूरी तरह तेज और रोमांचक है। जय और साधु की सीधी भिड़ंत होती है। कई बार एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और हर बार कुछ ऐसा होता है जो आपको कुर्सी से उठा देता है। साधु की चालाकी और जय की जिद के बीच यह लड़ाई बढ़ती जाती है। फिल्म के आखिरी हिस्से में एक बड़ी गोलीबारी होती है जहां जय बुरी तरह खतरे में होता है, लेकिन वो किसी तरह साधु तक पहुंचता है और उसे कॉर्नर करता है। साधु मारा जाता है और उस बैंक घोटाले का सच भी सामने आता है। वो पूरा जाल जिसके लिए इतनी हत्याएं की गई थीं, वो जाल उजागर होता है। जय ने वो वादा पूरा किया जो उसने उस 8 साल की बच्ची से किया था। उसने साबित कर दिया कि उसके पिता की मौत हादसा नहीं, हत्या थी। उस बच्ची को जवाब मिला, लेकिन फिल्म एक कड़वी सच्चाई भी छोड़ती है जो देखने वालों को सोचने पर मजबूर करती है कि घोटाले के असली मास्टरमाइंड, वो बड़े लोग जिनके लिए साधु काम कर रहा था, उनका क्या हुआ? वो सिस्टम जिसने इन मौतों को हादसा बोलकर बंद किया, वो सिस्टम अभी भी वैसा ही है। जय ने एक लड़ाई जीती, लेकिन जंग अब भी बाकी है। मृत्युंजय की सबसे बड़ी ताकत है इसका विलेन साधु, जिसे वीर आर्यन ने इतनी कुशलता से निभाया है। वो कभी ऊंची आवाजें नहीं करता, कभी अपनी जगह से ज्यादा नहीं करता, बस उतना जितना जरूरी है, और यही उसे इतना डरावना बनाता है। श्री विष्णु ने अपने यूजुअल कॉमेडी वाले अंदाज से बिल्कुल अलग जाकर एक गंभीर और भावुक किरदार निभाया है। रेबा मोनिका जॉन का किरदार अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो था उसमें उन्होंने बेहतरीन काम किया। काला भैरव का बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म की जान है। हर तनावपूर्ण पल में संगीत इतना सटीक है कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। अगर आप एक ऐसी थ्रिलर देखना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जिसमें दो बराबर के दिमागों की लड़ाई हो और जिसमें एक साधारण इंसान असाधारण काम करे, तो मृत्युंजय जरूर देखें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, अगर इस रोमांचक सफर ने आपको बांधे रखा हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी
और दमदार और रोमांचक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।